के ग्रोथ मॉडल होंगे, एक जे शेप और दूसरा सिग्मॉइड। तो जब पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात आती है तो पॉपुलेशन का नंबर बढ़ाने का तरीका एक तो इमिग्रेशन था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और दूसरा नेचुरल बायोलॉजिकल मेथड है, और यही ज्यादा ऑथेंटिक भी है। इमिग्रेशन वाले को ग्राफ में इंक्लूड नहीं करना है। ग्राफ में पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसे शो करने के लिए हम लोग आर यानी ग्रोथ रेट, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट को यूज करेंगे। और आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? बायोटिक पोटेंशियल। उसी को हम लोग बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। जो ऐसे बोल सकते हो कि चेंज को dn बाई डी लिखते हैं। dn बाई डी कोई भी चेंज इन नंबर है। अब यहां ये कहते हैं कि दैट इफ चेंज इन पॉपुलेशन इज रिटर्न एज dn बाई डी, तो मुझे ये भी पता है कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी आर होता है। जहां आर इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होगा, वेयर द चेंज इज इंक्रीज, या फिर क्या कहेंगे, ग्रोथ। आई बात समझ में? नहीं तो चेंज तो मॉर्टेलिटी के लिए भी था ना। मॉर्टेलिटी के लिए भी तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम लिखा था, याद आ रहा है ना? ठीक है, कि हम लोगों ने कहा था 4 फ्लाइज थी, 40 की पॉपुलेशन में से एक दिन के अंदर 4 मर गई, तो चेंज इन नंबर कितना था? 4। और आंसर आया था 0.1 फ्लाई पर डे। ओके, तो हम लोग जो बात कह रहे थे कि dn बाई dt तो किसी भी चेंज को बोल सकते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ मॉडल पढ़ोगे तो वहां पर r का मतलब क्या क्या होना चाहिए? इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं। फाइन, आगे बढ़े। तो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन के लिए आर की वैल्यू दी हुई है हमें। डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन मतलब जैसे नॉर्वे रैट, फ्लोर बिटल मतलब आटे में लगने वाली घुन जो होती है, या कीड़े बोल रहे हैं। ह्यूमन इन इंडिया, इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 0.0205। ठीक है, इस तरीके से आर की वैल्यू हमें दी हुई है डेसिमल के पीछे से। तो अगर मैं आर की वैल्यू जानता हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि पॉपुलेशन कितने समय में 2 गुनी 3 गुनी होगी। आई बात समझ में? अगर आर पता है तो पॉपुलेशन का ग्रोथ साइज पता है कि कितने समय में उसके अंदर कितना चेंज आएगा, आर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल के साथ लाइन लिखी हुई है, किताब की है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। वहां लिखा हुआ है कि अगर ह्यूमन में आर यानी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज की बात हो रही है, ग्रोथ रेट 1.7 रहा तो हमारी आबादी 33 साल में डबल हो जाएगी, अगर 1.7 होता है तो। क्लियर? हालांकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। उस क्वेश्चन के अंदर वो ये बात कहते हैं कि 3 साल का समय है और पॉपुलेशन का चेंज ऐसा होता है कि पॉपुलेशन 2 गुनी हो जाती है। बोलते आर की वैल्यू निकालो। मिला क्वेश्चन? अब पॉपुलेशन क्या 5 नहीं होगा, 3 नंबर होगा? है तो सही है। नई एनसीईआरटी क्या तेरी? ये नई एनसीईआरटी है क्या? सेकंड है? क्योंकि वो उधर आना चाहिए था, तेरे एनसीईआरटी में इधर आ रहा है, इसलिए मेरे को डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो कहते हैं कि 3 साल में पॉपुलेशन 2 गुनी हो गई। तो मुझे दिया है इनिशियल पॉपुलेशन एन नॉट, तो टी टाइम के बाद कितनी? 2 टाइम्स ऑफ एन नॉट। फॉर्मूला में पुट किया, मैंने वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकलती है 0.230। सब छोड़ दे, भाई ने ये सब कुछ नहीं पूछा, नीट ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। नीट ने मालूम है क्या पूछा है? नीट लिख रहा है, ये बताओ ई क्या होता है? वेयर ई
फॉर्मूले में देख कितना इंपॉर्टेंस है, ई की पावर 3r, ठीक है। हम इक्वेशन लिख रहे थे ई की पावर RT, याद आ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ में पढ़ रहे थे ना हम लोग ज्योमेट्रिकल वाले में, वैसा लिखा हुआ था। और यहां पर ई का मतलब क्या होता है, वही सेम जो वहां पर था, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। कल क्लास है, कल भी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसलिए पूछ रहा हूं। सैटरडे तक है, फिर रहने दो। तीन नहीं, 3:30 होगा। तो ये वाली कहानी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो चलो, हमने बनाया फिर ग्राफ, एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। वो जे है और सिग्मॉइड है, वो लेकर रह देगा। ये क्वेश्चन मत सॉल्व कर, नहीं आना। ये लॉग वाले क्वेश्चन में तुम्हारी केमिस्ट्री फिजिक्स में ना आते, बायो में आएंगे, हैं। ये मुंह मसूर की दाल। और ये देख रहे हैं ई आएगा, मैं बोल रहा हूं ना क्या आएगा, ई किसे कहते हैं, आर क्या होता है, समझे। अपने क्वेश्चन ये बायो वालों में रहो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ई का मतलब है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, और आर का मतलब होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। एन नॉट जानते हैं इनिशियल वैल्यू, टी टी टाइम के बाद वैल्यू क्या होगी एन की, एन टी, ऐसा। एल एन मतलब नेचुरल लॉग है ना, कभी पढ़े होंगे अगर लॉग वगैरह, कौन सी क्लास में पढ़े थे, 11वीं में नहीं पढ़े, 9th। नहीं, पहली बार कब पढ़े थे, लॉग टेबल कभी देखा ही नहीं मतलब, 8th क्लास में पढ़ते। तुमने नहीं, हमने 8। रेडियो एक्टिविटी कब पढ़ी हुई, 9th में। हाल देख रहे हैं सिलेबस का क्या है, अल्फा डीके बीटा डीके होते हैं ना, हाँ उसको भी उड़ा देते हैं, मतलब घास काटना टाइप्स। 9th क्लास के अंदर एक वो भी पढ़ा था, गोल्डस्टीन फॉयल वाला, और एक वो चैडविक वाला भी था, कैथोड रेस ट्यूब में, 9th। वही दोबारा से मजबूत स्तंभ हो गए थे हम। बायोगैस प्लांट क्लास 10th में था, 11th 12th में नहीं था। बायो पूरी बदल गई, केमिस्ट्री फिजिक्स वही रही जो 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, बाद में भी वही रहती है। और एक बायो ऐसी है जैसी हमने पढ़ी वैसी अब है ही नहीं। म्यूटेशन हो गया बायोलॉजी, सब बदल गया। हमारे सर लोग भी हमें ये बताते थे, जो हमारे हमें पढ़ाते थे बायो, हमारे वाइस प्रिंसिपल भी थे, जब कभी समय मिलता तब आ जाते, बाकी हम खुद ही समझ लेते थे। तो वो भी यही बोलते थे, ए बताओ जेनेटिक्स दिया हुआ है, ये हमने खुद नहीं पढ़ा। टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह दी हुई थी, बोला हमने खुद नहीं पढ़ी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिस समय के वो ग्रेजुएट थे उस समय वो वाली चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, मार्केट में किताबें नहीं थी। जब हम आए तब भी मार्केट में ज़्यादा किताब नहीं आती थी। ये तो अभी पिछले कुछ सालों में बायोटेक का जो भूत चढ़ा लोगों के सर पे, बायोटेक करते बायोटेक पढ़ानी नहीं आती। पूछते हैं क्या करा, बोला एमएससी बायोटेक, ठीक है बायोटेक पढ़ा दो, तुरंत मुंडी घूम जाती है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज बता दो, नहीं आती।
अब तो जिसने एमएससी करी बायोटेक में, जब उससे अल्कलाइन फॉस्फेटेज नहीं पता तो दूसरों को खाक पता होगा? इससे हम अच्छे, हमने बहुत मेहनत करी उसी समय। क्या है कि वो लाते थे कॉरेस्पॉन्डेंस में, डीएलपी वगैरह चलती थी, कोचिंग वगैरह ज़्यादा होती नहीं थी जब हम पढ़ते थे, तो 98 99 की बात है। तो डीएलपी लगाया हमने, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो बिलियन ट्यूटोरियल करके कोचिंग होती थी, सिलेक्टेड शहरों में थी, मेरे ख्याल से 3 शहरों में थी, दिल्ली में, चेन्नई में और एक आधे किसी और जगह। तो उसका डीएलपी का मटेरियल घर पे आता था, तो उसके पेपर देने भी हम सेंटर पे जाया करते थे। तो किसी को पता लगा कि हम बिलियन का मटेरियल मंगाते, तो हमारे आजू बाजू में जो तैयारी कर रहे थे 3 3 साल से, वो आए देखने के लिए, भाई दिखाना यार क्या है। मैंने कहा क्यों? बोला यार देखना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? तभी हमें समझ में आ गई बात। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं देखनी थी भाई लोगों को, बायो देखनी थी। क्यों? बोला फिजिक्स केमिस्ट्री तो वही है, जो भी है वो क्या है, बायो। बोला बायो में इसमें ऐसा क्या दिया हुआ है जो इसके रिजल्ट वगैरह इतने बढ़िया छपते हैं, पेपर में ऐड वेड आते हैं ऐसा। तो कंटेंट पीछे क्या रेफरेंस बुक लिखी हुई थी कि वो मटेरियल कहाँ से बनाया गया है। तो पहले दिन जिस दिन किताब आई ना, तो हमने पीछे पलटा, किताब आगे से पीछे, नई किताब सब देखते हैं, छोटा बच्चा भी देखता है, और हमें पढ़ने का शौक, हमने उठाई, देखा पूरी किताब में इधर उधर सारे पन्ने पलटाए। क्लास 10 तो हमने ऐसी पढ़ ली थी मजाक में ही, तो ऐसी हो गई थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो जब 11 में जैसी वो मटेरियल आया ना, तो मटेरियल के अंदर जैसे इधर उधर पलट के देखा, अब मंगाया कैसे वो भी दिलचस्प कहानी है। मिट्टी के गुल्लक होते हैं, उसमें पैसे इकट्ठे थे। तो पहले जब कभी अपने गांव जाना, तो बुआ ने पैसे दिए, चाचा ने पैसे दिए, किसी ने भी पैसे दिए, तो वो सब उसके अंदर इकट्ठे हो जाते थे। तो तब वो कोर्स आया था कुछ 2000 कुछ रुपए का तब, ठीक है। और वो 2000 रुपये मतलब बड़ी बात। हमारे पास कितने पैसे निकले थे गुल्लक में से? 1600 कुछ रुपए निकले थे, बाकी पैसे कम थे तो मम्मी ने दिए थे। फिर उतने पैसे का जाके क्या बनवाया, डीडी, डीडी नहीं मनी ऑर्डर बनवाया था पोस्ट ऑफिस जाके, खुद ही ने। क्लास 10 के एग्जाम देने के बाद छुट्टी लग गई थी 3 महीने की, क्या करेंगे, तो ये करते थे। गए, उससे हम लोगों ने बनवाया मनी ऑर्डर, उसके ऊपर उसने पता वता पूछा, सारा पता वता भेजा, सारी चीजें, ये वो क्या है, ये तो किताब मंगानी है। इतने सारे पैसे की? मैंने कहा हाँ। तो वीपीपी से मंगा लेते। मैंने कहा वो क्या होता है? बोला वो जब किताब आ जाती तब पैसे देने पड़ते हैं, सीओडी। मैंने कहा उसमें वो वाला ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बोला है कि आप हमें मनी ऑर्डर भेजें या डीडी भेजें, हम आपको किताब भेजेंगे। ठीक है, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमें रसीद दी, रसीद हमने देखी, जेब में रखी, आ गए वापस। 15 16 दिन बाद आई मटेरियल, मटेरियल को खोल के देखा तो मॉड्यूल अलग अलग हिस्से में आने थे। तो पहला डिस्पैच आया हमारे पास, उसमें एक बायो, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, 3 किताबें, और एक अलग से निकला क्वेश्चन बैंक टाइप का पार्ट 1। मैंने कहा चलो ठीक है, पहला लॉट अपने पास आ गया है। फोन वोन कोई नहीं, कुछ नहीं, ना वो पूछ रहे कि सामान मिल गया कि नहीं, ना हम ये बोल सकते कि बाकी कब आएगा, ठीक है। हाँ, उनके साथ में एक छोटा सा लेटर दिया था, इतना से इतना, रद्दी से टाइप के कागज के ऊपर छपा हुआ, ये पहला लॉट है और ये वो ऐसा वैसा, पहला दिन इतने में आएगा, दूसरा इतने में आएगा, तीसरा इतने में आएगा, ऐसा क्लियर लिखा हुआ था कितने दिनों में आएगा। ठीक है भैया, अब हमने किताब सबसे पहले एंड तक पहुंचे, फिर एंड में लिखा हुआ था रेफरेंस बुक, मतलब कहाँ से बनी है। अब जैसे रेफरेंस बुक के नाम देखे तो हमने कहा यार ये जबरदस्त है। उसमें लिखा हुआ नाम अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, ऑथर का नाम लिखा, वॉल्यूम नंबर लिखा, सब कुछ लिखा, AC दत्ता ऐसे करके। मैंने कहा यार ये ठीक है, ये क्यों पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा भैया लोगों ने, आजू बाजू वालों ने क्या डरा दिया, क्या बोला अबे ये बहुत महंगी आएगी, 2000 की तो यही आई है। मैंने कहा सब मिला के 2000 की आएगी। बोला अच्छा, तो ये रेफरेंस बुक जो है वो कितने की आएगी? रेफरेंस बुक मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, पता नहीं कितने की आएंगी। अच्छा, हमें ये पता था कि पुराने शहर में क्या मिलती है, सेकंड हैंड किताबें मिलती हैं, वो अपने को मालूम था, इतना अपना व्यवहार था, इतनी की जानकारी थी। तो एक दिन ऐसे ही चले गए पता करने के लिए कि कहाँ मिलती हैं, कितनी की आएगी। तो मालूम किया, तो पता लगा भैया किताब का पुराना एडिशन जो मिल रहा है वो जब छपी थी तभी 35 रुपए की थी। मैंने कहा भैया आप कितनी की दोगे? बोले 20 की। मैं तुम्हें एक किताब ला के दिखाऊंगा, तुम उस किताब को देख के बहरा जाओगे, बोलोगे सर क्या अल्टीमेट किताब है, फिर उसकी कीमत देखना, ठीक है। तो
हमने सबसे पहली जो किताब खरीदी इस तरीके की उसका नाम था एसी दत्ता। बॉटनी में बहुत तगड़ी किताब होती है, अब वो रहे नहीं उनकी किताब, अब टीसी दत्ता आगे के लोग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वो किताब बड़ी जबरदस्त थी, कोई रंगीन नहीं कुछ नहीं, तो हार्ड बाउंड जो होती है ना लाइब्रेरी वाली किताबें गत्ते वाली, वैसी थी वो किताब, किसी लाइब्रेरी से बिकी, उसके ऊपर ठप्पा भी लगा हुआ था। अब अन्य का अपना काम बन गया, अब उसको पढ़ा, उसको पढ़ के आया मजा। मैंने कहा ये तो एक सही है, केमिस्ट्री की किताब खोली, उसके अंदर ऑर्गेनिक की किताब लिखी हुई थी, मॉरिसन बॉयड, अब के नाम भारी विदेशी। मैंने कहा भाई ये किताब महंगी आएगी। अब 11th में आ गए, 11th में पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तो एक दोस्त के पास था हीरो बुक थी, तब हीरो बुक चलती थी, तो एक दिन डिसाइड किया गया बस से वापस ना आके उसके साथ हीरो बुक से वापस आएंगे और सेकेंड हैंड की किताब पे रुक गए। भैया मॉरिसन बॉयड हाँ मिल जाएगी ना, कितने पैसे की है, 250 की। मैंने कहा भाई 250 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आ गए वापस, पहले 250 रुपये की व्यवस्था करो, ढूंढा 250 रुपये कैसे हो सकते हैं, तो एक दोस्त हमारा जेई की तैयारी करता था, मैंने कहा भाई देख मॉरिसन बॉयड खरीदनी है, ठीक है खरीद लेंगे। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है मैं 150 दे देता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आईआईटी पढ़ता है तू, 150 दे। उसने 150 दिया, अपन किताब ले आए, किताब पढ़ी, गजब, मतलब रेसिमिक और ये वो, डी क्या होता है, एल क्या होता है, इतना मजा आया, इतना मजा आया पढ़ने में। मैंने कहा यार बहुत मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि 9th 10th की फाउंडेशन अच्छी थी, तो 11th 12th की पढ़ने में मजा आ रहा था। फिर कुछ चीजें ऊपर के लेवल की, अब गए टीचर के पास जाके बोलते, मैडम बोलती है कॉम्प्रिहेंसिव आती है, जाके वो खरीदो, चलो भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैडम बता दो। अच्छा शुक्र हुआ वो किताब नहीं लेके गए थे, वहीं पड़ जाते, वही किताब फेंक के मारती, इतनी मोटी किताब थी, वही किताब फेंक के मारती, ऊपर से वो हमारी क्लास टीचर। मैं भैया एक दिन मैडम का मैसेज आया फेसबुक पे, मैंने कहा मैडम धन्य हो गए। बोला ये बताओ केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाते तुम? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं। बोला नहीं, सबसे ज्यादा डाउट उसी में पूछते थे, इसीलिए। मैंने कहा मैडम सबसे महंगी किताब उसी की खरीदी थी, तो इसलिए उसके डाउट सबसे ज्यादा आते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। वो फिजिकल की किताब आती थी पी बहादुर करके, क्वेश्चन लगाने के लिए, जो जेई वाले लगाते थे वही हम भी लगाते थे, हमने कोई डिफरेंस देखा ही नहीं, तब होता भी नहीं था, ना टीचर करते थे ना स्टूडेंट करते थे। फिजिक्स की केमिस्ट्री की किताबें वही थी, सेम की सेम, जो वो करते थे हम करते थे। एससी वर्मा दोस्त से ले आए, खरीदी नहीं, उसी से काम चला लिया। एक किताब आती थी रेस्निक हॉलीडे, थोड़ी बहुत देखी, उसकी एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड थी, मार्केट में सोल्यूशन नहीं था, अब तो मिलता है रेस्निक हॉलीडे का, रेस्निक हॉलीडे, इरोडोव, इन किताबों के सोल्यूशन अब आते हैं, पहले नहीं आते थे। तो रेस्निक हॉलीडे लेकर आया एक दोस्त, क्यों? उसके बड़े भैया ने तैयारी करी थी, जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए बाद में, तो उसके उनके बड़े भैया की किताब रखी हुई थी रेस्निक हॉलीडे, वो लेकर आया, बोले ये है वे रेस्निक हॉलीडे देख। मैं क्या ब्रिलियंट का एक आध एक मॉड्यूल स्कूल ले जाता, वहां ले आके सबको दिखाता, वो क्वेश्चन करते, फिर पीछे देखते, बोलते ये किताब तो मेरे घर पे पड़ी, ये किताब मेरे घर पे पड़ी, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा वैसा। तो सारी किताबें जुटा के देखी, रेस्निक हॉलीडे देखी, मैंने कहा भाई बहुत ऊपर से आ रही है। सर से एक क्वेश्चन पूछा, सर ने यूं बताया, सर से दूसरा पूछा, सर ने यूं बताया, सारे लाइन से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर बाद में जाके एक बात बोली, मतलब फिजिक्स इज इजियर सब्जेक्ट टू टीच, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्नड, दैट आई हैव अंडरस्टूड, माय टीचर्स taught me the same and I am teaching the same। मैंने भी F=m में पढ़ा, और गलती से तुम लोगों में से कोई फिजिक्स का टीचर पढ़ेगा तो वो भी F=m में ही पढ़ाएगा, तो इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। जिस दिन उन्होंने ये बात बोली ना, हमें समझ में आ गया कि फिजिक्स पढ़नी आसान है। टीचर का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, और जो बायो वाले सर ने बोला उसके हिसाब से हमें समझ में आ गया बायो डिफिकल्ट है, ठीक है। यही बहुत बड़ी चीज है, ये इंटरप्रिटेशन टीचर का क्या होने वाला है, ये उस चीज के ऊपर, मतलब पहले नंबर पे डिफिकल्ट लगती थी बायो, ठीक है, उससे कम डिफिकल्टी क्या लगती थी केमिस्ट्री, और जहां हमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी वो थी फिजिक्स। बाकी मैं बायो मैथ्स वाला बच्चा हूं, पीसी एमबी, तो अपने पास मैथ्स भी थी। क्या होती है मैथ्स? कुछ नहीं। मैथ्स तो हमें घर वालों ने ये कह के दिलवा दी थी कि तेरे को फिजिक्स में हेल्प मिलेगी,
और हमें देखो, हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाते थे। क्यों? मैथ्स के सवाल लगाते रहते थे पूरे टाइम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी भाई, कोनिक सेक्शन। दुनिया पैराबोलिक इक्वेशन नहीं जान रही है, हम अलग ही पढ़ रहे हैं। और वो भी दो दो बुक थी मैथ्स की, अलग ही। गलत फंस गए। ऐसा होता है। ये इसीलिए लगता है कि ये हमारे लिए इजी है, और अभी के बच्चों के लिए क्या है? मुश्किल। क्योंकि उन्होंने लॉग बुक ही नहीं देखी, लॉग टेबल ही नहीं देखा। हम तो लॉग टेबल कैसे, हमारे साथ के सारे लोगों को लॉग टेबल देखना आया नहीं था। तो जिसके पास सबसे पहले पहुंचता था ना एग्जाम हॉल में, पेपर में वैल्यू नहीं आती थी, पेपर में सवाल होता था लॉग का। मंटी सा तो फिर सुना ही नहीं होगा तुमने, भूल जाओ। तो लॉग का टेबल जिसके पास सबसे पहले आएगा ना, शर्त ये थी कि पूरे रूम में, अच्छा ये टीचर्स को भी पता था, पूरे रूम में जो भी सबसे पहले लॉग टेबल लेगा वो उस वैल्यू को क्या कर देगा? अंडरलाइन करेगा, कोई भी निशान लगा देगा उस पर, ताकि दूसरों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और पहले मांगता ही वही था जिसको देखना आता था, जिसको नहीं आता था वो मांगेगा ही नहीं, ये तय था। या तो वो सवाल छोड़ता था सीधे सीधे, या फिर वो उसके ऊपर मार्क करके देगा। अगर किसी ने किताब मांगी और उसने निशान नहीं छोड़ा, तू निकल बाहर। और फिर जब पेपर मिलते थे तो पेपर टीचर क्लास में दिखाते थे हाफ ईयरली वगैरह के, कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी साइड में, उसकी कॉपी देखते रहना, देखना पलट पलट पलट, फिर यूं, फिर मिल बाहर। मतलब उसकी 2 बार शामत आनी मिनिमम तय है, एक सेम डे, हाँ एक इमीडिएट निकलेगी और एक लेटेंट हिट निकलेगी, लेकिन निकलेगी जरूर। भड़ास है, क्या करें, नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रुथ, ये तय था। तो हमारे पास भी लॉक टेबल आता तो हम टिक खट से आंसर लगाते थे, अपना सॉल्व करते थे, आगे बढ़ा देते थे। अब एक बार हमसे गलत निकल गई वैल्यू, गलत निकल गई, सबने गलत निकाली। मैंने कहा तुम जल्दी मचा रहे थे, मैंने निकाल दी, गलत हो गया ऐड वेड करने में मेरे से, तो हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी क्या है, पहले से फिक्स है, log 2 आएगा, log 3 आएगा, ऐसी चीजें पहले से ही तय है। इतना ही आएगा तो बेटा क्या करो, वैल्यू रट लो, जैसे यहां लिखी हुई है रट लो। log 2 की वैल्यू क्या है, बोला ये, ठीक है, याद करके रख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वर्क। आपको तो पढ़ना है ई क्या होता है, आर क्या होता है, उतने से अपने को मतलब है, इससे ज्यादा के नहीं। अब ये कहते हैं कि दैट 2 तरीके के ग्रोथ मॉडल हुए, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा वर्लहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने दिया। ओके, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम पहले भी पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि ग्रोथ ऐसी जाएगी जिसमें शुरुआत में क्या आएगा, लैग, उसके बाद में एक्सपोनेंशियली चलेगा। जहां ये स्लोप स्टीपर हो गई, ज्यादा खड़ी हो गई, मतलब थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, वही वैल्यू क्या है इसका, बायोटिक पोटेंशियल। उसी को मैं क्या मानूंगा, बायोटिक पोटेंशियल। ये बायोटिक पोटेंशियल है। बायोटिक पोटेंशियल की वैल्यू कब आती है, पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में, लॉग फेज में। बायोटिक पोटेंशियल कौन सी समय देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में। तो ये बड़ा सिंपल सा था। और ऐसे में हमारे पास ये जो कर्व बना उससे हम लोग कहते हैं जे इज अ शॉर्ट टर्म लाइफ, कम समय तक जिएंगे, तेजी से बढ़े, एकदम से ध्वस्त हो जाएंगे क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी का लिहाज करते नहीं, तो नेचर भी एक समय बाद इनको अर्श से फर्श पर पहुंचा देगा। इनकी लाइफ स्पैन के लिए वर्ड यूज किया था क्रैश फेज। क्यों? क्योंकि तेजी से ऊपर गए और तेजी से नीचे आए, दैट इज द रीजन। ओके, यही कारण है। अब इधर अगर मेंशन करते हैं कि फेजेस ऑफ पॉपुलेशन, इसके लिए पढ़ो, तो कहते हैं कि दैट ये 3 फेज में, एक जिसे हम लोग कहेंगे लैग फेज, शुरुआत वाला टाइम, उसके बाद है लॉग फेज, और उसके बाद वाले का आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टडी फेज। अब स्टडी फेज का ही तो पढ़ना है, सारा रोना स्टडी फेज के बारे में ही तो है, बाकियों के बारे में थोड़ा ना है। क्या मेंशन कर रहे हैं ये लैग फेज के बारे में, कि भैया जब स्लो ग्रोथ होती है तो उससे लैग फेज कहेंगे, जब फास्टर हुई, रियलाइजेशन ऑफ आर मतलब बायोटिक पोटेंशियल रियलाइज किया गया, तो उसको बोला गया लॉग, और उसके बाद जब लगभग स्टेबल कंडीशन आ गई है, जब लगभग स्टेबल कंडीशन आ जाएगी तब उसे बोलेंगे स्टडी फेज।
राइट, लैग फेज, लॉग फेज, स्टडी फेज, ये 3 फेजेस है। स्टडी फेज मतलब लगभग यूनिफॉर्म, या ये कहिए अनचेंज्ड पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन में चेंज फील ही ना हो, जितना बड़ा उतना ही घट गया। देख बनाने का तरीका देख, ये ऊपर गया उतना ही नीचे, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे, कहां तक पहुंचने पर, कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंचने पर। ये एन है, एन जब के बराबर पहुंच जाए तो कैसा फेज होगा, स्टडी फेज। तो यार इस ग्राफ के लिए तो पॉइंट बनते हैं। सबसे कॉमन टाइप का ग्रोथ कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। नंबर दूसरा सबसे कॉमन टाइप के ग्रोथ कर्व का शेप सिग्मोइड। सिग्मोइड के अंदर 3 फेज, लैग, लॉग, स्टडी। सिग्मोइड के अंदर सबसे स्लो ग्रोथ लैग, ठीक है। सिग्मोइड के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ लॉग, क्लियर। सिग्मोइड में अनचेंज्ड फेज ऑफ ग्रोथ स्टडी। फिर इसी के अंदर फिर से सुनिएगा, कहां पर एन का नंबर के बराबर नहीं आया है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लैग में भी नहीं आया और लॉग में भी नहीं आया। क्लियर, कहां पर आया, स्टडी पर, ठीक है। जब अनचेंज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जब ये लाइन अनचेंज रहेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो उसे कहेंगे ए सिम्टोट। कब हुआ ए सिम्टोट, व्हेन एन इज इक्वल टू के। यही तो पॉइंट है, ये पॉइंटर्स हैं जिस पर सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां तक पहुंचो। इसको और सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो ना, इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये भी तो लिखा जा सकता है। हो तुम बायो वाले, ये भी जानो, दोनों बातें सेम है। यहां पर 1 माइनस एन बाई के जो है, इट इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो पॉपुलेशन को ग्रो करने से रोकेगा। बात सुनो, ये लिखा ना एक क्वेश्चन, हमने जब लिखा कि 3 साल में पॉपुलेशन 2 गुनी हो गई है, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0.230। तो भाई किस हिसाब से एनसीईआरटी किसी और चैप्टर में ये लिखता है कि जब आर की वैल्यू 1.7 होगी तब जाके 2 गुने होंगे, कितने साल में, 33। ना भाई ने 3 लिखा ना 5 लिखा, 33 ईयर्स लिखा, और वो आर की वैल्यू तो ज्यादा है, ये आर की वैल्यू कैसी है, कम। तो ये क्या हमने गलत निकाला है, नहीं, मैथ है, सही है, दिस इज राइट। कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगी। तो इतने छोटे आर पे ये पॉपुलेशन डबल क्यों हो गई, बिकॉज वी हैवंट कंसीडर्ड एनी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई। मैंने पैथोजन नहीं गिना, मैंने प्रीडेटर नहीं गिना, मैंने एनवायरमेंट में होने वाली आपदाओं के बारे में गिना ही नहीं। जब मॉर्टेलिटी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेचर चाहता है कि मैक्सिमम आए। इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी मींस मैक्सिमम डेथ रेट, और इकोलॉजिकल नेटिलिटी मींस मिनिमम बर्थ रेट। तो जहां नेचर को इंक्लूड किया जाएगा ना, तब शायद जाके 1.7 आर होनी चाहिए और 33 ईयर्स लगने चाहिए। उसके लिए आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज्यादा, समय भी कैसा लगेगा, ज्यादा। तो दैट माइट बी द रीजन। चलो लिखते हैं उसके बारे में। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस मतलब दोनों चीजें, रिसोर्सेज है कि नहीं, ठीक है, वेदर की कंडीशन फेवरेबल रहनी चाहिए, ये सारी चीजें जब कंसिडर होंगी वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, बोथ बायोटिक या नहीं बायोटिक। डन।
ओके। डन। तो ना मैं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, हमें एस के बारे में ही पॉइंट लिखने, जे के पॉइंट है ही नहीं, इतनी तारीफ लायक वो है ही नहीं। क्या पढ़े, गर्मी में कीड़ों की संख्या जैसे बढ़ती है, बरसात में खरपतवार बढ़ती है, वो जे शेप को शो करती है। यहां गर्मी खत्म, कीड़े खत्म, बरसात खत्म, खरपतवार खत्म। बोला ना, कम समय की जिंदगी है। ठीक है, खैर आगे। यहां एन के से कम कब कब कम हो सकता है, तो बोला लैग में या लॉग में। एन के बराबर हो सकता है, तो ये भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अनचेंज्ड, या फिर क्या कहेंगे, ए सिम्टोट, हम इसे एसिम्टोट कहेंगे। राइट, तो ऐसी चीजें याद रखें। द फोर्थ वन, चौथी बात, द कर्व इज एस शेप, वो एस शेप का होता है, या जिसे हम लोग लिखते हैं सिग्मोइड। वो एस शेप का या सिग्मोइड है। सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी बात बोल सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात। मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर, आर टाइम्स ऑफ एन, यहां लिख रहे थे 1 माइनस के अपॉन एन, यही था। अब इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1, और ये क्या हो गया इस हिसाब से 0। बात समझ में आई। अगर ये 0 हो जाएगा तो डी एन बाई डी टी क्या होगी, 0। 0 का मतलब भाई डी एन बाई डी टी का मतलब पॉपुलेशन नहीं है, चेंज इन पॉपुलेशन है। राइट, चेंज इन, हाँ, डी एन बाई डी टी चेंज को बोलते हैं। कैसा है, अनचेंज्ड, चेंज लेकिन अनचेंज्ड। ऐसा चेंज जो बदला हुआ सा ना लगे, क्योंकि जितना बढ़ा उतना ही घट भी गया। तो के एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का कंपोनेंट है, यानी कैरिंग कैपेसिटी, इसलिए वो डिटरमाइन कर रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाए या रुके। तो जब ऐसा कुछ मेंशन करते हैं तो पॉपुलेशन फिर दो तरीके की हो जाती हैं, एक जो रियलाइज करेगी कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और दूसरी बोलेगी भाड़ में जाए कैरिंग कैपेसिटी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। समझे, कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं होगा। जब ऐसा कुछ होता है तो वो कहते हैं कि हम दो टाइप की पॉपुलेशन पढ़ेंगे, एक होती है जिसे कहेंगे आर सिलेक्टेड, और दूसरी जिसे कहेंगे के सिलेक्टेड। क्लियर, यहां छोटा के लिखा है बेटा, दिस इज स्मॉल के, लोअर केस है, एंड दिस इज लोअर केस आर। इस आर को तो जानते ही हो, ये बायोटिक पोटेंशियल वाली बात कर रहा है, जो अपने बायोटिक पोटेंशियल के हिसाब से हमेशा ग्रो करती है पॉपुलेशन, जो हमेशा मैक्सिमम रेट से रिप्रोड्यूस करे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे इनको नेचर का रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ना प्रीडेशन का खतरा लग रहा है, ना कंपटीशन का खतरा लग रहा है, ना पैथोजन का खतरा लग रहा है। इनको तो ये लग रहा है अगर हमारे नंबर ज्यादा होंगे
तो प्रीडेटर अगर तगड़ा भी हुआ तो कितनों को मार लेगा? कि कॉम्पिटिटर स्ट्रांग भी हुआ तो सब थोड़ा ना खत्म हो जाएंगे? कि नेचर में कोई आपदा आई, बाढ़ आई, जमीन फट गई, ज्वालामुखी फट गया, तो भी अगर हम 1000 हैं तो पूरे थोड़ा ना खत्म हो जाएंगे? और ये इधर 100 हैं, उसी में टेंशन है। बोला ऐसा ना हो कि हमारी पॉपुलेशन खत्म हो जाए, इसलिए नेचर के से डरो, नेचर के केयरिंग कैपेसिटी के अंदर रहो। इसलिए क्या लिखते हैं? कांस्टेंट रहो, राइट। तो जो एन अप्रोचेस के, दोनों अप्रोच करेंगे के को, ये के को क्रॉस कर जाएगा, ये को क्रॉस नहीं करेगा। यानी जे वाले एक्चुअल में कौन है? आर सिलेक्टेड। डार्विन कहता है जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है वो वेल अडेप्टेड है, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब से आर सिलेक्टेड डार्विन फिटनेस में फिट बैठती है, ओके। और जिनको जिंदगी की परवाह नहीं, उनको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी नहीं। बोला हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे इंडिविजुअल मरेंगे भी नहीं। इनके ऑस्प्रिंग बहुत सारे होंगे लेकिन नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग बहुत सारे होंगे यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, लेकिन साइज में कैसे होते होंगे? छोटे। तो ये भी सोच रहे हैं कि रिसोर्सेस कम ना पड़े, इसलिए संख्या ज्यादा बना दो लेकिन उनकी इच्छाएं कैसी रखो? कम। छोटे बॉडी साइज होगा, छोटी डिपेंडेंसी होगी, कम खाएगा। और इधर प्रोजिनी स्मॉल, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न कैसे होते हैं? कम, 1 या 2 बच्चे होंगे। लेकिन ऑस्प्रिंग कैसे होते हैं? लार्ज साइज के। अब हाथी का बच्चा तो साइज में बड़ा होगा ही, हाथी का जो। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि दैट, यहां एग्जाम्पल सैमन, बोलते सालमन है लोग, एल साइलेंट है, हाँ ठीक है, जाने दो, सालमन ही बोलो, हाँ ठीक है, एल साइलेंट होता है। रिप्रोड्यूस वंस, एनसीईआरटी से एग्जांपल लिया। बाकी एलिफेंट हमने अपनी तरफ से जोड़ा, ये एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये वही है जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के पास में, इन्हें यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा एक्सटिंक्शन हो जाए, ठीक है। खैर भय के साय में जो जीता है उसके ऊपर डर भी ज्यादा ही होगा, दिमाग में ही डर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सलमान कैसे हो जाएगा बे? डन। कल दूसरी क्लास लगी हुई है 3:30 से, एक क्लास फ्राइडे को लगी हुई है। सैटरडे को भी है? तो फ्राइडे को ना 2 बजे आ जाना, 2 बजे। जूलॉजी है 2 बजे। बस। तुम तो बोल रहे हो तुम्हारी 3 ही क्लास चल रही हैं। हम्म। कहाँ पहुंचे हो?
हाँ आइडियली वैसे ही आना चाहिए है। तो बात ये कि ह्यूमन के लिए वो वाली कंडीशन नहीं चल रही ना। अब हमारे पास अस्पताल है, हम लोग मोर्टेलिटी रेट को कम कर रहे हैं। नेचर ने अर्थक्वेक बनाया तो हमने उसको मापने के तरीके निकाल लिए। नेचर ने सुनामी बनाई तो उसको भी नापने के तरीके बना लिए। अब तो और बढ़िया सिस्टम हो गया, मालूम पड़ जाता है कि चक्रवात आने वाला है, गाड़ियां भेज देते हैं, बोले लोगों को भरो निकालो यहाँ से, लोगों को गायब कर देते उधर से। बोला आंधी तूफान आए पीछे कोई बात नहीं, मग्गा बाल्टी उड़ रहे होंगे, आदमी तो नहीं उड़ रहा कम से कम, लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं, नुकसान मिनिमम हो जाता है। नेचर ये सोच के आया था कि मैं 3-4 हजार को उड़ा दूंगा, ये भाई कुछ नहीं होने दे रहे, समस्या हो गई है। पहले सब पॉसिबल था, अभी तो इतने बड़े बड़े हवाई जहाज आ गए, उसमें एक साथ 700-800 लोगों को बैठा के निकाल लेते हैं वहां से। ऊपर से क्या बोलते हैं, वायुसेना वाले प्रैक्टिस करते रहते सड़क पर कैसे जहाज उतारें, मतलब हवाई जहाज उतारने की अगला एयरपोर्ट भी नहीं होगा तो अगला सोच रहा है कि सड़क पे उतार लें, कम से कम सड़क चौड़ी बना दो, चौड़ी और सीधी बना दो, हम उतार लेंगे। बहुत जगह प्रैक्टिस कर ली उन लोगों ने, जरूरत पड़ेगी तो हम कहीं से भी टेक ऑफ कर लेंगे। वो तो क्या है, अगर टेरेन डिफिकल्ट ना हो, जैसे केरला में बाढ़ आई तो लोग क्या है मानते नहीं है। अब केरला में लोगों ने अंडशंड तरीके के स्ट्रक्चर बना लिया, वो सीधी जगह है नहीं, वो ऐसी ऊंची नी जगह है पहाड़ी वाली, तो ये मालूम ही नहीं है कि उस वाले घर में कोई है कि नहीं, या वो चले गए। या तो फोन, अब फोन ना लगे तो जाए कौन देखने, ऊपर से बरसात हो रही है, पहले खुद बचूं कि उसको बचाऊं। अगर पास पास में घर हो तो सोचा जा सकता है। अच्छा पास पास में, एक तो पास पास में नहीं है और दूसरा पास में तो इतने घने भी बने हुए हैं कि एक गिरा तो सब गिरे, इतनी बुरी स्थिति। और इलीगल भी बनाए, पहाड़ कच्चे हैं उसके ऊपर मकान बना दिए, जिस पहाड़ का भरोसा नहीं उसके ऊपर मकान का क्या भरोसा करे, और स्ट्रक्चर बना दिया भारी। पहले क्या लकड़ी वकड़ी के मकान कच्चे पहाड़ के ऊपर बनते थे तो इतनी दिक्कत नहीं थी, वजन उतना ज्यादा नहीं है। अब आदमी बनाता है काय का, लोहे का, आरसीसी का, खतरनाक स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर कुछ भारी मकान। भाई बाहर कहाँ जाएगा, कहीं तो पड़ेगा। पहाड़ ऐसा है टेढ़ा, तुमने ऐसा पहाड़ उसके ऊपर मकान खड़ा कर दिया, पूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर दी तुमने, इधर भूकंप आया और ऐसे हिले। वैसे ही होता है। अब जैसे शिमला की तरफ जाते तो सोलन बीच में एक जगह आती है, ठीक है, तो सोलन से थोड़ा सा आगे हमारी दीदी का एक होटल है, ठीक, तो ऐसे उतरेंगे सड़क पे, ऐसे उनका रेस्टोरेंट आ जाएगा सड़क पे जस्ट, ठीक है, और फिर एक स्टेप नीचे जाते हैं, एक सीढ़ी उतरते हैं तो उस पर लिखा हुआ है 4th फ्लोर। जो सबसे पहली सीढ़ी आई वहां पे क्या लिखा है, 4th फ्लोर, होटल के कमरे, तो उसके ऊपर लिखा है 402 403, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। तो हमारे साथ में हमारी श्रीमती पहली बार गई, वो बोलती है, मैंने कहा रुको अभी नीचे तक जाएंगे पता लग जाएगा तुम्हें। मैंने कहा मैंने ये बता पहले तक जाना है कि बीच में, बोले नहीं अपने को सेकंड तक जाना है। फर्स्ट पे हम लोगों ने खाली छोड़ के वहां कुछ नहीं बनाया है। मैंने कहा ठीक है, तो हम सेकंड तक बोले, बोले अच्छा नीचे से ऊपर। मैंने कहा यस नीचे से ऊपर, इसलिए ऐसे दिया हुआ है। मैंने कहा ये सही बोलते, अगर कोई बुक करता है और बोलता है 102, भाई नीचे पहुंचाते हैं। तो ऐसे फ्लोर वाला सिस्टम, ये वाला तरीका है, क्योंकि नक्शे में जो फ्लोर पास हुए हैं वो उसी तरीके से। सड़क के इस तरफ हुआ तो सबसे नीचे फर्स्ट, ऊपर तक आते आते 5। सड़क के उस तरफ हुआ तो सबसे सड़क पर कौन, फर्स्ट, ऊपर जाते आते 5, राइट। ये वाली चीजें होती हैं। अब दैट डिपेंड्स, एरिया के हिसाब की बात है ना। अब वो कमजोर भी तो हो जाएगा, पहाड़ के किनारे पर ऐसे तुमने सीधी बिल्डिंग बनाई, बोल ही रहा हूँ कथा, पता नहीं कौन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगी, मालूम नहीं कैसी फिजिक्स होगी, कहाँ गिर जाए मालूम नहीं, सेंटर ऑफ मास भूल गया। हाँ तो कहते हैं कि ये एनवायरमेंट है, क्या रोल प्ले करता है वो सुनो, ठीक है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, जैसे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, जैसे जैसे क्या, देखो एक एग्जांपल सुनो,
एक्वेटिक हैबिटाट में टेम्परेचर का चेंज ये डिसाइड कर रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। वार्म टेम्परेचर न्यूट्रिएंट रिच होता है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है, इसे कहते हैं ब्लूम। क्लियर? इसी को क्या लिखा है? एल्गल ब्लूम कहा गया है। जब न्यूट्रिएंट ज्यादा था, कोल्ड वाटर होते होते जब सीजन का टेम्परेचर चेंज हुआ, पानी ठंडा होने लगा, न्यूट्रिएंट पुअर हो गया और तब पॉपुलेशन क्या हो गई? खत्म। तो उसको हम लोग कहते हैं बस्ट। पॉपुलेशन क्या हो गई? खत्म। तो ब्लूम और बस्ट आर द टू स्टेजेस। ये तो साइकिल हो गया एक तरीके से। अगली बार फिर से वार्म सीजन आएगा, फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर ठंडा सीजन आएगा, फिर पॉपुलेशन घटेगी। तो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस ऐसे होते हैं। और भी एग्जांपल है, लेमस लेमस करके एक ऑर्गेनिज्म हुआ, छोटे साइज का लेमस, ठीक है, ये सब रैबिट वैबिट के जैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये कहते हैं लेमस जो होता है ना, वो 4 साल के अंदर अपनी आबादी अपने आइलैंड पे इतनी ज्यादा बढ़ा लेता है कि उसकी तादाद सब कुछ खा के चट कर देती है। अब वो खाना ढूंढने के लिए निकले तो कहां पहुंचे? किनारे पर, समंदर के किनारे पर पहुंचे कि समुद्र में ही चले गए सारे के सारे, चलो पार करेंगे, उधर जाके खाएंगे, डूब गए, मर गए। जो पीछे रह गए वो कम है, रिसोर्सेस उनके लायक है। अब रिसोर्सेस फिर बढ़ेगी क्योंकि लेमस कैसे हैं? कम। फिर लेमस के नंबर फिर से बढ़ने लगेंगे, फिर 4 साल में यही होगा, फिर वो पानी में डूब के मरेंगे। यानी उनकी भी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती घटती रहती है। तो यानी ये चीजें किसी के लिए भी लागू हो सकती हैं। तो नेचर अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, वो अपना रोल इसी तरीके से प्ले करेगा। ये एक ही बताया है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं इस तरीके से, केवल यही नहीं। डन। वही है। तो अब आते हैं हम लोग बाकी इंटरेक्शन पढ़ने। ये तो एबायोटिक है। बायोटिकली कौन सी चीज पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक सकती है? कम्युनिटी में प्रेजेंट कॉम्पिटिटर, प्रीडेटर, पैथोजन। राइट? क्लियर? ये पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पहले भी पढ़ चुके हो कि नेचर में ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं, अपने जैसों के साथ रहता है, जिनके साथ वो कंपीट भी करता है, ब्रीड भी करता है।
दूसरों के साथ रहता है, जो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, प्रीडेटर हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं, या कुछ और इंटरेक्शन कर सकते हैं। इन इंटरेक्शन को समझने के लिए बर्क होल्डर ने 3 तरीके के सिंबल यूज किए हैं। बोला पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शन होते हैं, या न्यूट्रल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितने नेगेटिव है उनको हम लोग पिंक पिंक बना देते हैं, जो भी नेगेटिव इंटरेक्शन कहलाते हैं। देख ले भैया, ये सब क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटरेक्शन। जबकि पॉजिटिव इंटरेक्शन ग्रीन से दिखा रहा हूं, कमेंसलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, या प्रोटोकॉपरेशन होता है। किताब में दिए हुए प्रिडेशन है, कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है। प्रोटोकॉपरेशन का जिक्र नहीं है। तो मैंने हालांकि यहां प्रिडेशन, पैरासाइट और कमेंसल के बारे में एक बात लिखी। कैसे लिख रहे हैं? कि जो पॉपुलेशन प्रिडेशन, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म दिखाती हैं, वो क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। ओके, ये तीनों क्वेश्चन है सीधे, 3 ऑप्शन ये, चौथी लगाएंगे ऑड वन आउट। विच अमंग द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन डजंट इन्वॉल्व पॉपुलेशन इन क्लोज एसोसिएशन? तो इन 3 के अलावा चौथा। ठीक है, इन 3 के अलावा चौथा। खास लाइन, जरूरी लाइंस। डन। सॉरी। वे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम है क्या है? प्लस माइनस कौन है, प्लस प्लस कौन है, माइनस माइनस कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बाद में, पहला इंपॉर्टेंट यही है सिंबल। इसलिए मैं इतनी देर तक टेबल पर रुका हुआ भी हूं। इसके आगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। ढेरों पीवाईक्यू ऐसे ही है। हो गए हैं? गुड। तो पहला जो नाम आ रहा है ना, वो है प्रिडेशन। नेगेटिव इंटरेक्शन पहले पढ़ रहे हैं बेटा, पहले नंबर पर प्रिडेशन है। एनसीईआरटी पढ़ा, मैंने देखा ये बड़ा पैराग्राफ प्रीडेटर का लिखा है। ठीक है, लंबा सा पैराग्राफ प्रीडेटर का लिखा है, ऊपर से नीचे तक आते आते चीजें गायब। अपन को जरूरत ही नहीं है। हमने 7 कैरेक्टर छाटे। कितने? 7। प्रीडेटर के 7 कैरेक्टर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल।
ठीक है। प्रीडेटर कहते किसको है? प्रीडेटर प्रोड्यूसर को छोड़ के कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर को छोड़, सॉरी, डिकम्पोजर को छोड़ के कोई भी गिना जाएगा। ठीक है। प्रीडेटर कौन है? वो कोई भी जो ट्रॉफिक के हिसाब से हेटेरोट्रॉफिक होता है, ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से, वो क्या है? एक हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? जो क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 हर्बीवोर हो सकता है, कार्निवोर हो सकता है, या ओमनीवोर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रीडेटर। यानी घास खाए चाहे मांस खाए, दोनों क्या हैं? प्रीडेटर हैं। ओके, क्लियर? घास खाने वाला होगा तो प्राइमरी कंज्यूमर बोलोगे, क्लियर? क्योंकि प्लांट के बाद वही आएगा हर्बीवोर। मांस खाने वाला होगा तो कम से कम क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा कार्निवोर, क्योंकि वह हर्बीवोर को खाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ये तो गई दूसरा पॉइंट। तीसरा, सब वही है, वही सीक्वेंस है, कोई अंतर नहीं, राइट? तीसरा हम लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना उसके लिए सनलाइट यूज हुई। सनलाइट की एनर्जी काय में इकट्ठी की गई? प्लांट के फूड में। अब उस फूड को प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज करके एनर्जी गेन करता है, और हमारे अंदर भी एनर्जी कहां से आएगी? ऑक्सीडेशन से। किसके ऑक्सीडेशन से? फूड के। कहां से आए फूड? प्लांट से। यानी एनवायरमेंट में एनर्जी का फ्लो बनाने के लिए कंज्यूमर का होना जरूरी है। कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी फ्लो करवाने वाले। कंड्यूट्स मतलब कंडक्टर, गुड कंडक्टर, समझे? ये एनर्जी को इकोसिस्टम में फ्लो करवाते हैं। बाकी इकोसिस्टम में और करेक्टर पढ़ लोगे ऐसे। नेक्स्ट, अगला करेक्टर लिखा हुआ है नंबर 4 पर आता है, जिसे वो लिख रहे हैं प्रूडेंट। का मीनिंग समझिए। प्रूडेंट का मीनिंग ऐसा नहीं है हमारे जैसा, हम इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहे हैं। हम भी प्रीडेटर हैं हालांकि, लेकिन हम तो अलग ही चलते हैं। मेरा पेट भरा था, लेकिन देखा बाजू वाला क्या खा रहा है, कुरकुरे में भी खा लूंगा। दूसरे को देखकर मुझे भी क्या लगाई? भूख। अपन ऐसे चलते हैं। बाकी एनिमल ऐसे नहीं है। बाकी एनिमल किस तरीके से होते हैं? गांव वगैरह में जो कुत्ते रहेंगे गलियों में, उनके बारे में देखो। उसको किसी ने छाछ पिला दी, मस्त। आगे वाले ने छाछ और रोटी तोड़ के खिला दी, मस्त हो गया। और किसी ने फिर से रोटी डाली तो उसने क्या करा? बोला यार बेइज्जत नहीं करेंगे, रोज खिलाता ही है। रोटी उठाई, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग गया, रोटी उठाई, गया, मिट्टी खोदी, जमीन में गाड़ी, आ गया वापस। क्यों? जब कोई नहीं देगा तब काम आएगी। मतलब पेट अगर भरा हुआ है तो जबरदस्ती ठूसने का नहीं है। मतलब जितना मिला है उसके अंदर क्या कर लो? संतोष कर लो। आई बात समझ में? राइट? ये क्या होते हैं? प्रूडेंट, संतोषी जीव होती है। ठीक है, इनमें विवेक है, पेशेंस। ये नहीं कि यार आज ही सारा मार के खा लो। हिरण का झुंड जा रहा है, भाई मेरे को एक ही चाहिए। शेर भी बोलेगा मेरे को क्या चाहिए? एक। झुंड जाए जाए, पकड़ के कितना मारना है? एक। क्योंकि अगर वो खत्म नहीं होगा तो बोलेगा वो वेस्ट हो गया, कल क्या खाऊंगा अगर ऐसे करूंगा, तो बर्बाद हो जाएगा रिसोर्स। वो ऐसा, मतलब जंगल राज ज्यादा सही है। अपने ऐसा सिस्टम नहीं है, अरे मटर सस्ती हो गई होगी 10 किलो ले आना बेटा मंडी से वापस। फिर बैठे हो तुम मटर छील रहे हो, और पूरे 10 किलो छील के हम क्या कर देंगे? फ्रिज में रख देंगे, चाहे उसमें से 3 किलो खराब हो जाए। बोल बेटा। थर्ड पॉइंट लिखा है कंड्यूट्स, CONDUITS। कंड्यूट्स मतलब बहाने वाले, कंडक्टर, कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी उनसे होकर आगे जाती है इकोसिस्टम में। तो प्रूडेंट का मतलब वही हो गया, संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला कि जैसे हम प्रीडेटर है तो हमारे पास भी चॉइस है। नाश्ते में क्या खाएगा बेटा? मम्मी पूछ रही। पराठे खाएगा? नहीं। पोहे खाएगा? नहीं मम्मी। पूड़ी खाएगा? नहीं मम्मी। समोसे खाएगा? नहीं मम्मी। मैगी खाएगा? नहीं मम्मी। चप्पल खाएगा? नहीं मम्मी। मम्मी ने 5-4 ऑप्शन गिनवा दी। मतलब वी हैव वेराइटीज बीइंग प्रीडेटर। ठीक है, हमारे पास प्रीडेटर होने के कारण क्या है? वैरायटी है। ठीक है, ऐसा किसी भी प्रीडेटर के पास होगा। जो वेजिटेरियन है मतलब हर्बीवोर है वो भी, जो कार्निवोर है वो भी, उनके पास मल्टीपल फूड प्रेफरेंसेस हो सकती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है एक प्रीडेटर, मान लो उसके 10 अलग अलग, कोई कार्निवोर है तो वो 10 अलग अलग हार्बीवोर में से किसी को भी चुन सकता है। बोला ये मुझे दिख रहा है अभी सामने, मारने के लिए आसान है, इन 9 को छोड़ के आज इसको। ठीक है, अगले दिन यहाँ की किसी को, अगले दिन इधर किसी को, अगले दिन यहाँ किसी को। मतलब इस तरीके से उसने एक ही तरफ
फोकस नहीं किया, एक ही टाइप के एनिमल को नहीं मारा, बैलेंस बना के रख रहा है, राइट? वो बैलेंस बना के रख रहा है। ऐसे नहीं हमारी तरह जोर दे दिया मैगी का बड़ा पैकेट लाए तो जब तक वो नहीं खत्म होगा तब तक दूसरा नाश्ता नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना उनमें क्या है, पेशेंस। तो जब वो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस को शो करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नेचर में बन जाता है। वो क्या होता है? तो नंबर 6 आ रहा है कंट्रोल स्पीशीज डायवर्सिटी। किसकी स्पीशीज? प्रे की। कंट्रोल द प्रे स्पीशीज डायवर्सिटी, अपनी प्रे की स्पीशीज डायवर्सिटी को बैलेंस करने का काम वो करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी हमें मिला, ठीक है? नहीं तो मालूम है प्रे आपस में लड़के क्या हो सकते, खत्म। कार्निवोर ने हर्बीवोर्स के नंबर को छांटता रहा, वो कभी 4 इसके कम किए, कभी 2 इसके, कभी 2 इसके कम किए, कभी यहां से 1 कम किया, कभी यहां से 3 कम किए, इस तरीके से वो मैनेज करता रहा। नहीं तो सारे हर्बीवोर घास ही तो खा रहे थे, उनके बीच में खतरनाक कंपटीशन होगा, वो आपस में मर जाएंगे खाना खत्म करके। तो अच्छा हुआ उनके ऊपर प्रीडेटर है, उनकी डायवर्सिटी को मैनेज कर रहा है। तो ये कहते हैं कि दैट प्रीडेटर मेंटेन स्पीशीज डायवर्सिटी इन देयर हैबिटेट। रीजन का प्रीडेटर रेड्यूस कंपटीशन बिटवीन देयर प्रे पॉपुलेशन। इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि रॉकी इंटरटाइडल जोन में, पैसिफिक कोस्ट के, प्रशांत महासागर वाली बात हो रही है, पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल जोन, किसी पथरीली चट्टानों के बीच में देखा गया जहां से स्टारफिश अगर निकाल ली गई तो 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। शायद ये 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज सेम रिसोर्स पर डिपेंड करती थी, जब तक स्टारफिश थी उनकी छटाई होती रहती, ठीक है? लेकिन जैसे ही स्टारफिश को निकाला उन्होंने इतनी तेजी दिखाई कि अपने सारे रिसोर्सेज चट कर दिए होंगे, इसलिए खुद भी क्या हो गई, सफा चट। और 7वां कैरेक्टर है दे आर ऑफन यूज्ड एज बायो कंट्रोल मेथड। बायो कंट्रोल मेथड मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो वहां पे हमने एग्जांपल लिखे थे, ठीक है? ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लार्वा के लिए, गम्बूसिया मॉस्किटो के लार्वा के लिए, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, एफिड वगैरह के लिए भी नाम लिखे हुए थे। किसको यूज कर सकते हैं? रेड ब्लैक मार्किंग वाली लेडी बर्ड बिटल, बायो कंट्रोल मेथड में भी यूज करते हैं। तो 7 कैरेक्टर हैं, याद रखिएगा, प्रीडेटर के, जो उनको खास बनाते हैं। प्रीडेटर बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, प्रे छोटा ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ऐसा माना जा रहा है। छोटा मतलब लेवल में, ये नहीं कि सर चीता छोटा दिखता है भैंसा बड़ा होता है, तो कोई बात नहीं, चीता भैंसे के ऊपर अटैक करेगा भी नहीं, वो आगे बताऊंगा भी, ठीक है? लेपर्ड की कहानी आगे आएगी। डन। वही है, तो प्रे कोई मरने के लिए पैदा हुआ है क्या? वो भी तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी मौत जल्दी
ना आए। तेज भागना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। तो अब सोच लो हिरण तेज क्यों भागता होगा, जिसका पीछा चीता जैसा कोई करे तो ऑब्वियस सी बात है उसको तेज तो भागना पड़ेगा ही। क्लियर। खैर वो जो भी हो, मौत तो किसी के भी पीछे आए तो कोई भी तेज भागने की कोशिश करेगा। हम ये कहते हैं कि अगर प्रे पॉपुलेशन प्लांट है तो प्लांट बायोकेमिकल, ठीक है, या मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन कर सकती है जिससे वो अपने प्रीडेटर से क्या कर सके, बच पाए। मैं कह रहा हूं सीधे प्लांट पॉपुलेशन के लिए लिख रहा हूं बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस देख रहा हूं जिससे वो ऑर्गेनिज्म बचने की कोशिश में कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं। देखते हैं जरा कि अपने प्रीडेटर से यदि बचना चाहता है तो उसके अंदर ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं। बोला एक तरीका यह है कि अपने अंदर ऐसे केमिकल कंपाउंड इकट्ठे कर ले जिसके कारण कोई भी प्रीडेटर उसे खाए नहीं। अब जैसे टोबैको में निकोटीन होता है, इसलिए कोई प्रीडेटर उसे नहीं खा रहा होता, ठीक है। वैसे ही हम कहते हैं कैलोट्रोपिस, आंकड़ा अकौआ जिसे कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कई जगह पढ़े हम लोगों ने, उसमें सेरिब्रल, ठीक है, सॉरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम से लग रहा है कार्डियक, कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेट गड़बड़ करेगा, इसलिए इसको कोई भी नहीं खाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। ओपनशिया कैक्टस जो होते हैं, जिजाइफस बेर को कहते हैं, एकेशिया बबूल है में क्या मिलेंगे, स्पाइंस। ऑरेंज में, बोगनवेलिया में क्या मिलेंगे, थॉर्न्स। ये मॉर्फोलॉजिकल चीजें हैं जो प्लांट को प्रे के अगे सॉरी प्रिडेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है कि इनके प्रीडेटर इनको खाना पाए, कांटे वाटे लग जाएं, ऐसा कुछ। अगर एनिमल पॉपुलेशन प्रे होगी तो वो भी तो अपने अंदर चेंजेस कर सकती है। कैसे? मोनार्च बटरफ्लाई ने ऐसी कड़वी चीजें खाई अपनी जिंदगी भर कि वो खुद कड़वी हो गई, इसलिए उसका प्रीडेटर उसे खाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो डिसटेस्टफुल हो गई है, ठीक है, वो खाने में स्वाद में अच्छी नहीं है, इसलिए उसे कोई भी खाना नहीं चाहेगा, राइट। उसे कोई भी खाना नहीं चाहता है, ऐसी बात इसके लिए लिखी। बोला अगर इसे कोई नहीं खाना चाहता है ड्यू टू फीडिंग ऑन सर्टेन वीड्स, तो एक और एक एग्जांपल बताता हूं, सुनो, यहां नहीं है, किताब में नहीं है, मैं वर्बली बता रहा हूं। एक और एक है जिसका नाम क्या है, वायसरॉय बटरफ्लाई। एक है वायसरॉय बटरफ्लाई, वो क्या करती है, वो मोनार्च के जैसी दिखने लग जाती है, मोनार्च जैसे एक्ट करती है, इसी को क्या कहा जाता है, मिमिक्री। जब वॉइसरॉय मोनार्च के जैसी दिखेगी तो प्रीडेटर सोचेगा अरे ये तो मोनार्च ही है, इसे भी नहीं खाना, जबकि इसने जिंदगी में कुछ भी ऐसा कड़वा गंदा नहीं खाया था। आई बात। ऐसे आगे देखें, ये हो गई मिमिक्री वाली बात। नेक्स्ट है ब्लेंड लाइक सराउंडिंग्स, सराउंडिंग के जैसे दिखना, उससे भी बच सकते हैं। एक दिया फिंजिंग डेथ, ये भी मिमिक्री का एग्जाम्पल है। कई एनिमल मरे हुए को नहीं खाते, जैसे शेर नहीं खाएगा, मार कर खाएगा, ये वाली बात होती है। तो डेड की तरह पोस्ट कर जाना, ऐसे पड़े हुए सांस रोक के कि एनिमल ने उसको सोचा ये तो मरा हुआ है, इसको मारना नहीं है, ऐसा। इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया।
हो गए? जी, कैमोफ्लेज। क्या? मिमिक्री के भी एग्जाम्पल हो सकता है, डिपेंड करता है काय के लिए। भैया मिमिक्री के एक टाइप थोड़ा ना होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है ना, एनसीईआरटी कुछ भी लिख सकती है। और उसको डिफाइन कैसे किया गया है? हम नेगेटिव के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अगला आता है उसे कहते हैं पैरासिटिज्म। एनसीईआरटी में कंपटीशन है, ठीक है, एनसीईआरटी में कंपटीशन है, मैं इसी को ले रहा हूं यार। प्रीडेशन में भी प्लस माइनस था, इसमें लिखा है माइनस एंड प्लस, मैंने साइड बदल दी है, ठीक है, मैंने सिर्फ साइड बदल दी है। तो कह रहे हैं कि माइनस यहां पर कौन है? बड़ा ऑर्गेनिज्म, जिसे होस्ट मानेंगे, मतलब हायर लेवल वाला। और प्लस किसका फायदा? पैरासाइट का। अच्छा, पैरासाइट जो होते हैं ना, वो एक्टो हो सकते हैं या एंडो। इस चीज को सुन लो, छोटा सा ही है ये। तो कहते हैं कई बार पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, तब इन्हें हम लोग पैथोजन का नाम देते हैं, तब ये पैथोजन कहलाएंगे। ऐसे में हमने ये चीज पढ़ी थी कि प्रीडेशन में और पैरासाइट में दोनों में ही क्लोज एसोसिएशन होता है, राइट, दोनों में ही ऑर्गेनिज्म क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, इस तरीके की बात कही थी। तो यानी पैथोजन मेरे उसी हैबिटाट में रहता है जिसमें मैं रहता हूं, यानी मेरे एबायोटिक फैक्टर जो मुझे पसंद है, टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, वही किसको पसंद होंगे? मेरे पैथोजन को। ओके, यानी एनवायरनमेंट का इफेक्ट दोनों के जीन्स के ऊपर सिमिलर हुआ। मतलब मेरा पैथोजन मुझे कैसे, शक्ल से नहीं जानता, कैसे जानता है? जीनोटाइप से। ये ह्यूमन है, इसको इन्फेक्ट कर दो। ओके, प्लांट है, प्लांट ये वही वाला प्लांट है जिसके लिए हम होस्ट स्पेसिफिक है। किसी ने कहा कि वायरस है, सब में डिजीज कॉज नहीं कर रहा, तो पैथोजन है ना, पहचानता है किसको करना है, उसके ही होस्ट को करना है, बाकी चीजें उसकी होस्ट नहीं हो सकती। तो बस यही तो होस्ट स्पेसिफिक है। तो ऐसे में जब किसी ने लिस्ट बनाई, तो मैंने कहा कि भाई इस तरीके के एग्जाम्पल में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एनवायरमेंट अगर पैथोजन और होस्ट में सेम है, तो यहां अगर मैं होस्ट के जीनोटाइप में कोई चेंज कर दूं, ये क्रॉप प्लांट है, वीट ले ले, और पैथोजन ले ले कोई फंगस, तो फंगस वीट का डिजीज कर रही है, तो मतलब नुकसान पहुंचा रही है। अब मैं परेशान हूं, मैं चाहता हूं कि प्लांट में ये डिजीज ना हो, तो मैं कहता हूं कि ट्राई करते हैं, उसका जीनोटाइप बदलते हैं। जीनोटाइप बदलने से हो सकता है पैथोजन उसको पहचाने नहीं, उसको थोड़ा ना फोटो खींच के वो पहचानता कि हाँ ये पत्ती ऐसी दिख रही है, वीट है ये ना। वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? जीनोटाइप से। अब जीन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने मैनिपुलेट किया, कैसे? हाइब्रिडाइजेशन से चेंज हो सकता है, म्यूटेशन से हो सकता है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हो उससे हो सकता है। अगर किसी तरीके से मैंने जीन मैनिपुलेट कर दिए होस्ट के, तो हो सकता है कि पैथोजन उसको पहचाने नहीं। और जहां उसने होस्ट को नहीं पहचाना, मतलब प्लांट क्या हो गया? पैथोजन रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस आ गया। ये बढ़िया प्लांट ब्रीडिंग के लिए। तो एक बात को जानिए कि जब जब होस्ट इवॉल्व होगा कि यार मैं बचना चाहता हूं, मैं पैथोजन के कारण हाथों मरना नहीं चाहता, चलो मैं इवॉल्व हो जाता हूं, पीछे पीछे कौन इवॉल्व होगा? पैरासाइट। अगर पैरासाइट या पैथोजन इवॉल्व नहीं होगा, तो क्या वो पैथोजन कहलाएगा? क्या वो डिजीज कर पाएगा? नहीं। शायद इकोलाई डिजीज करता रहा हो ह्यूमन के अंदर पहले, लेकिन अब डिजीज नहीं करता, उसको रहने की जगह मिल गई कोलन। कोलन में रहता है तो कोई डिजीज नहीं, ऊपर आ जाए तो डिजीज। वो कमेंसल है अब हमारे अंदर। यानी शायद हम एवोल्यूशन में इकोलाई से आगे निकल गए, वो हमारे साथ साथ इवॉल्व नहीं कर पाए। अगर पैरेलल चलता हमारे, तो हो सकता है वो क्या बना रहता? पैथोजन। तो मतलब दो एग्जांपल ले लो, ये फंगस है, ये वीट है। वीट के ऊपर पैथोजन क्या है? पैरासाइट है, या सॉरी फंगस क्या है? पैथोजन है। तो मैं कह रहा हूं वीट इवॉल्व होने की कोशिश कर रही है कि वो फंगस से बचे, तो इधर फंगस भी बोल रहा है ऐसे तू दाल दाल में पात पात। क्लियर? साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब वो क्या शो करते हैं? को इवॉल्व।
क्लियर, वो को एवोल्यूशन शो करते हैं। तभी तो मैंने कहा जीनोटाइप बदल दो, ज्यादा सडन चेंज आ गया, पैथोजन उतनी तेजी से बदल नहीं पाया, इसलिए होस्ट बच गया, रेजिस्टेंस डेवलप। ओके, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द प्लांट्स। ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास प्रिडेशन के एग्जांपल्स होंगे, और प्रिडेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। एक दिया है ब्रूट पैरासिटिज्म, किसी के घर में घुस के रहना, जैसे कौवे के घोंसले के अंदर कोयल, राइट। बताओ, कौवे को गिनती भी नहीं आती कि मैंने 3 अंडे छोड़े थे, ये 4 कैसे हो गए, राइट। दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत उसके देखने की नजर है। कौवा एक बार में एक ही चीज देख पाता है। डायकोंडाइलिक मुंडी है ना, हमारे जैसे थोड़ा ना कि दोनों आंखें एक ही तरफ फोकस कर रही हैं, उसकी एक आंख दूसरी आंख। तो पहले वह ऐसे देखेगा, फिर ऐसे निशान लगा लेगा ये, फिर अपनी मुंडी ऐसे घुमाएगा, सीध में लगाएगा, हाँ यही है। अब ऐसे में गिनने में क्या हो जाएगी दिक्कत, समझे। ओरिएंटेशन में गड़बड़ आती है ना, तुम एक आंख से ऐसे करो, कोई चीज यहां पे रखो, अब उसको इसी आंख से देखो तो वो डिस्प्लेस दिखेगी ना, जबकि दोनों आंख से देखोगे तो बस यही गिनती में क्या हो गई, कौआ बेचारा उल्लू बन गया। ठीक है, क्लियर। तो ये वही बात है। और हम ये कहते हैं कि एक्टोपैरासाइट जो थी, ठीक है, एक्टोपैरासाइट जो है यानी बॉडी पर लगे हुए, बॉडी के अंदर नहीं गए, बॉडी से ब्लड सकिंग टाइप के हो सकते हैं। जू या लीक होती है, सुना है कभी, टिक एंड लाइस, बोलते जहां मिले दो सर, जुओं को मिले नया घर। ठीक है, क्लियर, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सर तक ही रहना है, सर के अंदर घुसना नहीं है। या फिर आप एक एग्जाम्पल लेते हो जिससे कहते हो अमरबेल, नाम सुना है, हाँ, कस्क्यूटा, ये भी क्या है, एक एक्टो पैरासाइट है। ठीक है, ये एक एक्टो पैरासाइट है। ये प्लांट हो गए, एनिमल हो गए। एंडो पैरासाइट कौन होते हैं? जो बॉडी के अंदर घुस जाए। अब प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है वो एंडो पैरासाइट है, क्लियर। और कई बार ये एंडो पैरासाइट बड़े ऊंचे लेवल के निकलते हैं और इनके दो दो होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है लिवर फ्लूक का, यहां जो दिया है उसके 2 होस्ट है। नाम क्या है? उन्होंने केवल लिखा है, हमें बताने, एक है स्नेल और दूसरा फिश। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जो ऐसे एक से ज्यादा होस्ट रख सकता है। प्लाज्मोडियम के कितने हैं? एक ही है कि 2 है, राइट। वैसे ही प्लांट के अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल है। पक्सीनिया एक फंगस है, रस्ट ऑफ व्हीट करता है, उसके भी 2 होस्ट हैं, बारबेरियन व्हीट। ऐसे पैरासाइट को या पैथोजन को कहते हैं डाइजेनिक, राइट। अब कहते हैं कि इनके एक से ज्यादा होस्ट होते हैं और बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल पैटर्न है। तो प्रीडेटर के कैरेक्टर सुन, प्रीडेटर के पैरासाइट के कैरेक्टर सुन। बॉडी साइज छोटा, रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज ज्यादा, ज्यादा तेज तरीके से रिप्रोड्यूस करना, डाइजेस्टिव सिस्टम रेड्यूस। अबे जब दूसरे से पचा पचाए भोजन खाना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम रख के क्या करेंगे? अगर मैं पैरासाइट होता, मुझे दूसरे से फूड लेना होता, तो मैं किसी से स्टार्च थोड़ा ले लूंगा, मैं बोलूंगा ग्लूकोज दे, ताकि सीधे रेस्पिरेशन करूं, डाइजेशन का लफड़ा खत्म। तो ऐसे ऑर्गन रखूंगा जो अटैचमेंट और सक्शन के काम आए, इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कि होस्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं, बताया, उन्हें पैथोजन कहेंगे। नेक्स्ट का कि वो कुछ पोर्शन ऑफ लाइफ या एंटायर ऑफ लाइफ अपने होस्ट के ऊपर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट होंगे। ये है पैरासिटिज्म। ओके, एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा दिए हुए नहीं है, बस वो ब्रूट पैरासिटिज्म दिया हुआ है, बस वहीं तक की बात है, इससे ज्यादा नहीं बताया हुआ। खैर, इससे आगे अपन लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर, ये करेक्टर खत्म हो जाएंगे तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन लगा के आगे की कहानी पर ध्यान देंगे। लिखा तो है नहीं ना कुछ क्लास में आज की। अभी हमारे पास कमेंसलिज्म रहा है, अमेंसलिज्म रहा है, कंपटीशन रहा है और म्यूचुअलिज्म। इतनी चीजें अभी हमारी बाकी रहती हैं।
अरे मैंने तो किसी और आइडिया से लगाया था यार।